सबसे पहले आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको लगेगा कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, और वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट भी एक समंदर है, आप कितना गहरा जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ये जो बात आपको समझ आई 8,000 रुपए के लॉस पर आ गई, तो ये तो बहुत छोटा है, या कभी इसके बाद आपको ये दोबारा लेसन सीखना पड़ा? तो मुझे लगा यार ये तो बहुत यूनिक चीज़ है पैसा कमाने की। 30,000 रुपए से यात्रा शुरू करी थी, जो अभी 18 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हाँ, तो मेरा था कि भाई मैं छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज रिस्क लेने की अपने पास कैपेसिटी है, अगर लॉस भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके सामने जो एक्सचेंज हैं, जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जो सरकार का बजट है, वो बढ़ रहा है। ट्रेडिंग में मुझे लगता है एक लोगों के लिए गेट रिच क्विक स्कीम लगता है हाँ, कि भाई 5,000 रुपये का ऑप्शन बाय करेंगे 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये एक एडिक्शन है एंड एक लोगों को लगता है कि हम इससे निकल सकते हैं, कुछ लोग निकलते भी हैं बट मेजॉरिटी लोग नहीं निकल पाते। नमस्कार, द शुभ लाभ शो की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आपको मिलवाने लाया हूं फिर से एक नए खास मेहमान से। आज के मेहमान को आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स को देखते हैं तो आज के मेहमान को आपने ज़रूर देखा होगा। आज के मेहमान हैं रोचित सिंह। रोचित, बहुत स्वागत है आपका द शुभ लाभ शो में। थैंक यू सो मच सोहम जी इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज अमर उजाला एज अ ब्रांड हमेशा बचपन से कनेक्टेड रहा है। मुझे याद है न्यूज़पेपर आता था एंड रूपायन जो आपने बताया मैगजीन, ये सब मैं बहुत कंज्यूम करा है एंड आज जब मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, कंसिडरिंग मी। बहुत मज़ा आने वाला है रोचित से बात करने में। रोचित उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले हैं और रोचित का ये कहना था कि जब से मैंने आँख खोली तब से घर में यही अखबार आता था और बड़ा मन था मेरा कि मैं अमर उजाला के साथ आऊँ। और रोचित को इस मंच पे हम लेकर आए हैं, इसके पीछे रोचित की बड़ी कमाल की एक कहानी है जो आज आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने रोचित की कहानी सुनी तो मुझे भी लगा कि यार ये तो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और हम रोचित से ही उनके बारे में सुनते हैं। सबसे पहले आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको लगेगा कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, और वही हम जानने की कोशिश करेंगे। रोचित की उम्र अभी सिर्फ 20 साल की है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 20 साल की उम्र है। और रोचित ने बहुत थोड़ी सी पूंजी से बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में बनाया है, किसी की सलाह पर नहीं, खुद रिसर्च करके। रोचित कैसे खुद को देखते हैं, कैसे उन्होंने रिसर्च की, रोचित के बारे में हम आपको बताएंगे। रोचित बाज़ार को कैसे देखते हैं, बाज़ार के बड़े बड़े विशेषज्ञों को, रिसर्च रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं तो रोचित अपने को कहाँ पाते हैं, और फिर चलते चलते कि रोचित की कहानी से क्या हमारे लिए कुछ ऐसा मिल सकता है कि यहाँ से हम अपनी निवेश की जो यात्रा है इसको समृद्ध कर पाएँ, इसको ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। ये सारी बातें आज होनी है रोचित से। तो 3 खंडों में हम, आप समझ लीजिए 3 अध्याय मान लीजिए इस शुभ लाभ शो के होंगे। पहले में आप रोचित को जानेंगे, दूसरे में रोचित का चश्मा पहन के आप बाजार को देखेंगे, और तीसरे में रोचित की जर्नी से, रोचित की कहानी से हमारे लिए क्या है मथेंगे, जो मक्खन होगा वो लेकर चलेंगे। और फिर अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की सीख है, तो आप उसे अपने वित्तीय सलाहकार की राय पर इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, एक बात बड़ा साफ जो रोचित ने आके कह दिया कि वो सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। तो रोचित और हम जो भी यहाँ पर शेयरों की बात करें, इनको खरीदने का या बेचने का कोई भी सिफारिश ना समझी जाए, बिल्कुल ना समझी जाए। आप बिल्कुल अपने हिसाब से निर्णय लें, अपने वित्तीय सलाहकार से निर्णय लें। तो रोचित, सबसे पहला सवाल यही, ये जो शेयर बाजार की यात्रा है ना, ये आपने कब शुरू करी? कब आपके मन में ये पहला ख्याल आया कि यार शेयर बाजार बड़ी काम की चीज़ है? ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज चल गई है तो सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि जब मैं कर रहा था तो मजाक भी उड़ाया जाता था। तो क्लास 9th में मेरे पास जियो आया 2017 के अंदर एंड मुझे पता चला यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस बनाओ तो आपको पैसे मिलते हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज एक छोटे टाउन में अगर आप रहते हैं तो पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो नौकरी करो या तो आप सरकारी नौकरी करो। नौकरी इकलौता तरीका है, या तो आपको बिजनेस करो, छोटा मोटा दुकान कर लो। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत यूनिक चीज़ है पैसा कमाने की, तो वीडियोस बनाई जाए। तो 1 साल करीब मैंने वीडियोस बनाई, कुछ नहीं आया बिकॉज 4,000 घंटे पूरे करने होते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। और उसके बाद 10th क्लास के अंदर था तो मेरी कुछ इनकम स्टार्ट हो गई थी, महीने के 7,000 10,000 रुपये, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा थे।
एंड फिर वो कंटेंट क्रिएशन, एक आप मेरी लाइफ के 2 पार्ट हैं, एक तो कंटेंट क्रिएशन, दूसरा स्टॉक मार्केट। तो कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। एंड जब मैं 11th में आया तब मुझे पता चला स्टॉक मार्केट। और पता भी कैसे चला, एक यूट्यूब के माध्यम से पता चला। मैंने एक वीडियो देखी जिसका टाइटल था कि 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से कैसे बनाए 5,000 करोड़ रुपए। तो वो राकेश झुनझुनवाला जी की ऑटोबायोग्राफी थी कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी करी। एंड वो वीडियो देखने के बाद मैं तो शॉक हो गया। मैंने बोला स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, कितनी इंटरेस्टिंग जगह है। और फिर हर इंसान की तरह मैंने भी सोचा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है। और इनिशियली जब स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान आता है ना, तो उसे लगता है कि लोग काम भी क्यों कर रहे हैं, ये जॉब पे भी क्यों जाते हैं, 40,000 रुपये कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर लें। तो मुझे सारे नई नई चीज़ें पता चली, ट्रेडिंग वगैरह। अब जितना एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में था वो 1-2 महीने में शांत हो गया। इंट्राडे के अंदर थोड़े मोड़े लॉसेस हो गए। तो पता चला कि इतना आसान तो नहीं है। तो मैं एक बात लोगों को आज भी बोलता हूँ कि अगर इतना आसान होता स्टॉक मार्केट का ताला, तो हर इंसान होता राकेश झुनझुनवाला। तो बिल्कुल। तो उस टाइम पता आया कि भाई इजी तो नहीं है। तो इनिशियल कैपिटल मेरे पास थी, वो पेरेंट्स से नहीं लेनी पड़ी, बिकॉज मुझे लगता अगर पेरेंट्स से मांगने भी जाता तो शायद वो ना देते। नहीं देते। तो मेरे पास करीब 50,000 रुपये थे खुद के मतलब उस टाइम पे मदर का अकाउंट था, मदर का ही डीमेट अकाउंट था, बिकॉज 18 साल से पहले आप ओपन नहीं कर सकते। तो मम्मी के अकाउंट से, मम्मी का डीमेट क्या अकाउंट। उम्र थी उस समय आप? उस टाइम होगी शायद 16 या 17 साल, 16 साल के करीब कहूँगा। 4 साल पहले की बात है। हाँ, 4-5 साल पहले 2019 के एंड में मुझे पता चला, 2020 में मैं मार्केट में उतर गया था। तो कोविड का दौर था। हाँ, कोविड का दौर, तो कोविड से पहले तो कोविड का क्रैश भी मेरे सामने ही हुआ। एंड वहाँ से स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करी। एंड स्टार्टिंग में मुझे ये पता चल गया कि भाई इंट्राडे में पैसा तो नहीं बनता है। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 11th क्लास में था। 11th क्लास 11th क्लास में था। स्टॉक मार्केट की वजह से मैंने कॉमर्स ले ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि अगर साइंस लेंगे तो यार 3 कोचिंग जानी पड़ेगी, मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर मैं कॉमर्स ले लेता हूँ तो ज़्यादा ज़्यादा अकाउंट्स की जानी पड़ेगी, एंड वो भी मुझे लगता है मैं खुद कर लूँगा, तो टाइम बच जाएगा। तो स्टॉक मार्केट यूट्यूब कर लेंगे। तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मैंने कॉमर्स ले ली। एंड उसके बाद अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। इंट्राडे में लॉसेस हुए, तो ये पता चल गया इंट्राडे नहीं करना। कितना लॉस किया? करीब 7 या 8,000 रुपये। 1 महीने की यूट्यूब की कमाई। हाँ, 1 महीने की यूट्यूब की कमाई थी। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आज तक कमाने के बारे में सोचा है, ये चला भी जाता है, ये दुख बहुत बड़ा था। तो एक तरीके से डिप्रेशन की ये स्थिति आ गई ज़्यादा आ गई। तो दरअसल रौचित की आंखें भी वही नए सपने देख रही थीं जो दरअसल नए बच्चे देखते हैं, कि बाज़ार में 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ कैसे बन सकते हैं, और कैसे हम बिना काम करे क्यों नौकरी पे लोग जाते हैं, जब यूट्यूब से पैसा बन सकता है, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आम बच्चा, मुझे लगता है, अगर वो मध्यम वर्गीय परिवार में या उसके लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, तो शायद नई आंखें ऐसे ही सपने देखती हैं। तो रौचित भी लगभग वैसा ही कर रहे थे। ये कहानी आपको खुद से जुड़ी या मुझे खुद से जुड़ी भी लग सकती है। तो फिर रौचित, ये जो बात आपको समझ आई, 8,000 रुपए के लॉस पर आ गई, तो ये तो बहुत छोटा है, या कभी इसके बाद आपको ये दोबारा लेसन सीखना पड़ा? नहीं, दोबारा मुझे याद है, मैंने अपनी आखिरी इंट्राडे ट्रेड, जो 1 दिन में ट्रेड करते हैं, वो मैंने 2020 में ली थी। 5 साल हो गए, मैंने कभी भी, अब बोलिए हिम्मत नहीं हुई, या फिर मतलब मुझे पता चल गया था कि इस चीज़ में पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या बनाया ही नहीं जा सकता। एटलीस्ट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ इट। कितने घंटे वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे, देखते थे उस समय यूट्यूब पर ये सब चीज़ों के? ऑलमोस्ट अब नशा हो जाता है। आप कोई नई चीज़ होती है तो आप वीडियो भले आपने 1 घंटे देखी हो, बट आप सोच उसके बारे में हमेशा रहे हैं, पूरे टाइम रहे हैं, रात में सोने भी जा रहे हैं तब भी सोच रहे हैं। अगर आप दोस्तों से भी मिल रहे हैं तो स्कूल की वही बातें छोड़ बातें के कर आप रहे हैं। उन्हें समझाने लग जाते हैं कि अच्छा पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहाँ पे अगर उन्होंने शेयर खरीदा होता तो इतना पैसा बनता। तो मुझे लगता है 24 घंटे ही मैं उस ज़ोन में जा चुका था स्टॉक मार्केट के, एंड मैं अभी भी उसी ज़ोन में रहता हूँ। मैं रात में पूरे टाइम सोचता रहता हूँ शेयर के बारे में, कंटेंट के बारे में, एंड तभी वो चीज़ अच्छी होती है मुझे लगता है। अब ट्रेडिंग में जब कोई चोट खाता है तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। 100 रुपये का शेयर अगर आपने खरीदा है इस उम्मीद में कि वो 110 होगा, तो हो जाए तो अच्छा है, आप एक ट्रेडर हैं, आपने 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करा। बट अगर वो 90 हो जाता है, 80 हो जाता है, तब आप एक इन्वेस्टर हो जाते हैं। बेचते नहीं हैं। बेचते नहीं है। अब आप इन्वेस्टर हो चुके हैं, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि यार लॉस हो गया है, अब तो इन्वेस्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि कौन सा शेयर था? अब कुछ भी अगर इंट्राडे में लॉस हो गया तो ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर। एंड फिर आपको वॉरेन बफेट मिलते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं। फिर आपका जो मेरा फोकस हुआ कि भाई इन्वेस्टिंग में ज़्यादा
नजरिया बदल नजरिया गया बदला। लॉस और अच्छी लेने बात का। ये थी कि वो 2020 था, मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ता था एंड उस टाइम मुझे याद है 7600 तक निफ्टी गई थी एंड उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टिंग करी एंड उस टाइम पे एक शेयर था ब्राइटकॉम ग्रुप। मैंने इन्वेस्टिंग सीखी, फिर फंडामेंटल एनालिसिस यूट्यूब से सीखी, कुछ कोर्सेज करे एंड उससे समझ आई कि भाई पी रेशियो क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 11th में कोर्स करने का समझ आ गया था हाँ कि कहाँ हाँ। से प्रेरणा मिली, कहाँ से रोशनी मिली। अब आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, देखिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको जैसे शुभम जी आप मुझे पसंद आते हैं तो मुझे और ज़्यादा आपसे सीखना है तो फिर मैं आपका कोर्स खरीद लूँगा। तो इस तरीके से मैंने, क्योंकि अमाउंट तो मेरे पास था ही, सीख अगर आप रहे हैं तो कभी ख़राब जाता ही नहीं है। तो कोर्सेज वगैरह करके मुझे फंडामेंटल एनालिसिस मुझे अच्छा लगा है, मैंने सीखा। घर वालों ने नहीं रोका रोचित कभी ये शेयर बाजार, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो छोटे परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, वहाँ पे अगर आप सीतापुर में पहुँचें तो अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से कह दें कि बच्चा शेयर बाजार में काम करता हो, तो यार कैसीनो से कम समझते ही नहीं है। हाँ, मतलब मैं इस बारे में खुद को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। फिर चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फिर चाहे वो गेमिंग हो। मैंने एक टाइम गेमिंग भी ट्राई करी थी। अब अगर कोई भी बच्चा गेम खेल रहा है तो हर पेरेंट्स बोलेंगे क्यों खेल रहे हो। मैंने 8-8 घंटे स्ट्रीम करा है एंड घर वाले उसको भी प्रोफेशनली लेते थे कि उसको डिस्टर्ब मत करो, वो गेम खेल रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, कंटेंट बना रहा है उसका। तो सपोर्ट हमेशा से रहा। और अच्छी बात ये थी कि मैं उन्हें रिजल्ट्स भी ला के देता था। अगर मैंने बोला कंटेंट क्रिएशन तो उससे भी एक इनकम हो रही है तो उन्हें भी रीअश्योरेंस मिलती है कि हाँ जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट मुझे करना है तो उनके कहीं ना कहीं ट्रस्ट था कि हाँ अपने खुद के पैसे से कर रहा है तो सीखेगा ही कुछ। लेजिटिमेट तरीके से अगर लक्ष्मी आती है तो फिर मतलब हाँ, अगर आती लक्ष्मी के पांव पता है कहाँ से आ रहे हैं तो घर वालों को घर दिक्कत वाले नहीं नहीं है। बोलते। तो फिर रोचित, निवेश की यात्रा आपने बताई कि 2020 से हमारी स्टार्ट हो गई शुरू थी, हो गई। शुरू हो गई थी। तो फिर शेयर कैसे चुनना शुरू करें? शेयर उस टाइम पे मैंने फंडामेंटल से सीखा तो पता चला कि भाई पी रेशियो कम होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, रेशियोज अच्छे होने चाहिए, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से मैंने फिर कंपनीज ढूंढना स्टार्ट करी एंड मुझे ये पता चला कि अगर आपको बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में कमाना है तो एक तरीका है मल्टी बैगर स्टॉक्स। क्योंकि अगर किसी भी आप राकेश झुंझुनवाला जी को भी देखें तो उन्होंने अपनी जो वेल्थ क्रिएट करी है 50,000 करोड़ की, इसमें से ऑलमोस्ट 40% वेल्थ एक स्टॉक से आती है जो है टाइटन। 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे, आज की डेट में उसकी वैल्यू 18 से 20,000 करोड़ रुपए। मुझे पता चला कि भाई छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। बिकॉज रिलायंस का ना सेल्स प्रॉफिट अगले साल डबल होगा ना उसका शेयर प्राइस। तो अगर कोई छोटी कंपनी है जिसका प्रॉफिट 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए है वो उससे 200 करोड़ रुपए तक लेके जा सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपका शेयर भी बढ़ सकता है। तो मेरा था कि भाई मैं छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज रिस्क लेने की अपने पास कैपेसिटी है। अगर लॉस भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर वाले हैं वो 2 टाइम का खाना तो देंगे ही। तो मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप एक कंपनी थी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा एंड मुझे लगता है स्किल्स का उसमें 10% था, वो लक फैक्टर बहुत बड़ा था। कितना बिकॉज रुपए डाला था? मैंने करीब 30,000 रुपये डाले थे उस 5 रुपये के शेयर में। तो मैं एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो देख रहा था कि 10 साल में बढ़ेगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 महीने के अंदर वो शेयर 5 रुपये से 205, मतलब हर दिन वो स्टॉक खुलता था, ट्रेड होता ही नहीं था। अपर सर्किट लग जाता। अपर सर्किट लग क्या जाता। करती थी वो कंपनी, ये पता था? वो कंपनी, हाँ, वो आईटी के अंदर थी एंड ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करती थी, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के अंदर थी ब्राइटकॉम ग्रुप। जैसे आप ट्विटर वगैरह में जो एजेंसीज करती हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी वो एक तरीके से। एंड वो 205 किया मैंने उस शेयर के अंदर, 181 रुपीज़ पे एग्जिट करा। आज वो कंपनी डीलिस्ट हो गई। डिलिस्ट हो गई। ओके। वो पंप एंड डंप उसके प्रमोटर्स ने करा था, वरना इतना है ही नहीं कोई 5 का शेयर 200 चला जाए इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो ऑफकोर्स वो मैनिपुलेटेड तो स्टॉक था, चलिए वो एक मान लीजिए तुक्का लग गया, जिसे तुक्का कहते लग हैं। गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? अभी जो 30,000 रुपये से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी वो करीब 17 से 18 लाख रुपए के करीब है। अभी मार्केट गिरा हुआ है तो 2 लाख कम होगा। लास्ट मैंने चेक करा था, इट वॉज 18 करोड़ रुपीज़, वो 18 लाख रुपीस। 18 लाख रुपीज़। 30,000 रुपए से यात्रा शुरू करी थी जो अभी 18 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हाँ ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना है? वो 30,000 वाले के अलावा भी पैसा डाला होगा। हाँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज कितना है? उसके अलावा 50 लाख आप और एडिशनल ऐड कर सकते हो। 50 लाख रुपए का टोटल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है रोचित ने। जर्नी की शुरुआत 30,000 से हुई थी, उसके बाद उस नई कैपिटल तो नहीं डाली, जो कमाया उसको वही डाला ना? हाँ, जो 30,000 रुपये वाला जो कैपिटल वो 18 लाख का हुआ है, इसमें मैंने नई कैपिटल नहीं डाली। उसके अलावा जो है उसमें नई कैपिटल डाली। उसमें नई कैपिटल, जो कंटेंट क्रिएशन से आप पैसा कमाते हैं वो पैसा हाँ, आप डालते रहते हैं। तो लेकिन रोचित, आपको लगता है जैसे भाई ठीक है आपका तुक्का लग गया, आपका लक अच्छा था,
सबका तुक्का नहीं लग सकता, सबका लक अच्छा नहीं हो सकता, तो क्या लगता है तुमको, लोगों को आना चाहिए बाजार में, नहीं आना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? क्या निचोड़ निकाला तुमने अपनी 4-5 साल की? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको फुल टाइम आना है या आपको पार्ट टाइम आना है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक मार्केट एक समंदर है। इसमें कुछ लोग पैर भिगाने भी आते हैं कि चलो भाई आज खेल लेते हैं, कल खेल लेते हैं। कुछ लोग समंदर में मछली पकड़ने भी आते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस बना लेते हैं। कुछ लोग उसके अंदर माइनिंग करने भी आते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी एक समंदर है, आप कितना गहरा जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो क्या आपको गहरा जाना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, लोग काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी। कि भाई आसान पैसा तो नहीं मिलने वाला है, बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के। और अगर बैंक में आपके पैसा आ रहा है, तो वो चाहे बिजनेस से आए, फिर चाहे वो जॉब से आए, स्टॉक मार्केट से आए, पैसा पैसा होता है। तो कोई इकलौता तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का, क्योंकि अक्सर लोगों को इस नशे में हो जाते हैं। मुझे भी लगता था कि यार स्टॉक मार्केट ही एक तरीका है पैसे बनाने पैसा का, बनाने का। बट ऐसा नहीं है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी है इस मार्केट में, तो फिर आप बड़ा पैसा बिल्कुल बना सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएट अगर आपको करनी है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं, एंड उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से, इंडेक्स फंड के माध्यम से, जहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम है एंड वेल्थ क्रिएशन होगी। आपको करीब 15% का रिटर्न साल का मिलेगा। 20 साल में आप आसानी से करोड़पति हो जाएंगे, भले आप 5,000 रुपये की SIP करें। तो एक तो ये तरीका है, सेफेस्ट तरीका, जो मैं बोलता हूँ 90% लोगों को करना चाहिए। फुल टाइम आपको स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर तो मैं कहता हूँ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ नहीं है। आप 30 स्टॉक्स को अगर आप खुद खरीद लेंगे, आप नहीं ट्रैक कर पाएंगे कि भाई उस 30 स्टॉक में किस कंपनी का रिजल्ट कब आया है, किस कंपनी क्या का करना मैनेजमेंट है? कैसा। तो या तो फुल टाइम इन्वॉल्व हो कि आप ट्रैक रख पाओ। अगर आप फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं हो तो आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे कोई है, फंड मैनेजर्स हैं, एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके पैसे के ऊपर नज़र रखे हुए है, तो वो आपका अच्छा ग्रो कर पाएंगी। बट अगर आप फुल टाइम आना चाहते हो, 24 घंटे आप स्टॉक मार्केट को देना चाहते हो, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स मैनेज करिए। ठीक है। तो अब रुचित, आपकी यात्रा ठीक है, 4-5 साल की यात्रा है, अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपने खुद अपने मुँह से कहा कि वो एक लक था जो मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है। आगे की यात्रा करने का क्या आपको एंड गोल आपने रखा है बट मार्केट से? लकी होने में भी आपको वहाँ रहना पड़ेगा, बिल्कुल, तो है ना। आपने एंड गोल क्या रखा है? कहाँ तक आप मार्केट को देख, मतलब क्या आपको लगता है मैं मार्केट में कितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊँ? देखिए, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक लाइफ में जो हुआ है, ये अगर सोचने से बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था सोचा कि था। मेरे 2 मिलियन फॉलोवर होंगे, 2.5 मिलियन फॉलोवर, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मुझे लगता है अगर मैं सोचूंगा तो मैं छोटा सोचूंगा। लाइफ अभी मुझे सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, करते हाँ, जाओ। जस्ट गो विद द फ्लो। अब आते हैं बाजार पे, हाँ। ठीक है। तो अभी रोचित, जिस तरीके का बाजार चल रहा है, टूट रहा है, कभी संभल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम्म। तो आपको कभी ये चीज़ें, आप इनको पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये टैरिफ और ट्रम्प और अमेरिका, महंगाई, कंपनियों के नतीजे खराब हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये सब है, या आपने अपना कोई टेक्निकल एनालिसिस का या कोई फंडामेंटल का ऐसा सेट फॉर्मूला बना रखा है कि बॉस ये देखेंगे, ये सब पूरा जो नो नॉइस है, इनको सबको नॉइस को हटाओ, हाँ, बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं नॉइस को हटाओ, ये हम करेंगे, ये ऐसा जो कुछ निकाला है? बहुत माइक्रो फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है ये ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर दिन बाजार को ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे इम्पैक्ट्स एक दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी नॉइस होती है। तो मैं एक बिजनेस को खरीदता हूँ, ठीक है, एंड अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है या ठीक ठाक भी चल रही है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, कोविड जैसा, जिससे इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो जाए। ऐसी अगर कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो बिजनेस ग्रो करेगा एंड मेरा पैसा ग्रो करेगा। कैसे चुनते हैं कंपनी? कंपनी का चुनने का मेरा सिंपल सा है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्री से तेज़ी से ग्रो कर सकती है, उस इंडस्ट्रीज़ की कुछ कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताती है कि कंपनी ग्रो करेगी। आज की डेट में जोमेटो का जितना रेवेन्यू है एक साल का, सॉरी, कोल इंडिया का, हाँ, जोमेटो का जितना रेवेन्यू है एक साल का, कोल इंडिया हर साल का उतना डिविडेंड दे देती है, इन्वेस्टर्स को बांट देती है। कितनी बड़ी बात है। बट अगर आप देखोगे तो जोमेटो की जो वैल्यूएशन है वो कोल इंडिया से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक नई कंपनी है, उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, जोमेटो के अंदर इन्वेस्टर्स को लगता है ग्रोथ ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन सी ऐसा इंडस्ट्री है जो बाकी सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर 2030 तक 12 गुना होने वाला है। काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स ने ये चीज़ बताई है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडियंस का डेटा बाहर स्टोर हो। तो अब ये सेक्टर जो है,
ये बाकी सेक्टर से तेज़ी से ग्रो करेगा। वो सीमेंट से तेज़ ग्रो करेगा, टेक्सटाइल से तेज़ ग्रो करेगा, या फिर किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस से तेज़ ग्रो तेज करेगा। ग्रो करेगा। अब उस सेक्टर की 3 से 4 कंपनीज़ के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जो मुझे टॉप लीडर्स लगती हैं। एक के अंदर नहीं करना है, 3 से 4, बिकॉज़ हो सकता है किसी कंपनी का एक चले ना एक चले। चले ना चले, हो सकता है, क्योंकि अब ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कंपनी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएगी अच्छे तरीके से। तो 3-4 कंपनीज़ के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है एंड उस वेव को मुझे राइड करना है। तो ये मेरा अभी मल्टीबैगर ढूँढने का प्रोसेस है। तो समझ लीजिए डेटा सेंटर, पहले हमने इंडस्ट्री चुन ली, ये तो हाँ। आपने इंडस्ट्री चुनने का हाँ। तरीका बताया। अब इंडस्ट्री हमने मान लीजिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हमने इंडस्ट्री क्लिक की और उसने हमें वहाँ 50 कंपनियों की लिस्ट दे दी। अब उन 50 कंपनियों में कैसे माइनिंग शुरू होती है? 50 कंपनीज़ में फिर आपको देखना है कि उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सीरियसनेस से काम कौन कर रहा है, बिकॉज़ कैसे पता चलता है? आज की डेट में कोई भी डेटा सेंटर की इंडिविजुअल कंपनी नहीं है। एक भारती एयरटेल की कंपनी है नेक्स्ट्रा, उसको छोड़ के कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरी तरीके से डेटा सेंटर बिज़नेस पे डिपेंडेंट हो, कि बिकॉज़ ये बिज़नेस अभी इतना, आप समझ लो, टैम इतना बड़ा नहीं है। तो अगर कोई जैसे अनंतराज है, वो रियल एस्टेट कंपनी है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डेटा सेंटर। Data तो हर कंपनी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल्स देखूँगी नहीं, मैं ये देखूँगी किसका बहाव उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़्यादा है। तो मुझे पता चलता है, अच्छा ये कंपनी है जो इतनी कैपेसिटी लगाने का प्लान कर रही है। इन्होंने अब प्रपोज़ल दिया है कि भाई हम यहाँ इस शहर के अंदर इतना बड़ा कैपेसिटी का डेटा सेंटर लगाएँगे। तो सबसे पहले तो वो हमें करना है। 50 में से 6-7 कंपनीज़ आ जाएँगी या 10 कंपनीज़ आ जाएँगी जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रही हैं। एंड फिर अपना फंडामेंटल एनालिसिस से थोड़ा देख लेते लेकिन हैं। वहाँ तो आप अपनी ही बात को काट रहे हो भाई, डेटा सेंटर में तो अदानी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर व्हाई नॉट अदानी? बट अडानी का ओवरऑल मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। अडानी की तो आपने ये दूसरी बात बताई कि अब आप उसमें मार्केट कैप का फिल्टर हाँ, लगाते हैं। मार्केट कैप का फ़िल्टर। कितना? मुझे लगता है जितनी छोटी मार्केट कैप है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, बट उतना बड़ा रिस्क भी है। तो अगर कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है, तो वो मुझे ग्रोथ भी दे सकती है, बट रिस्की भी होगी। तो मार्केट कैप मैं चाहता हूँ कि 500 करोड़ से नीचे की ना हो, 500 करोड़ से ऊपर की हो, एंड करीब 10,000 15,000 करोड़ से ज़्यादा भी ना हो। इतनी मार्केट कैप की कंपनीज़ में ग्रोथ ज़्यादा है। बिकॉज़ अब अगर आप देखिए, अगर अडानी एंटरप्राइज़ की वैल्यूएशन लेट्स से 5 लाख करोड़ है, 5 लाख से 10 लाख करोड़ जाना बहुत बड़ा है। नंबर है। 1 साल के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। बट 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तो जाया जा सकता है, 20,000 करोड़ तो जाया जा सकता है। तो वहाँ पे छोटी कंपनीज़ पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि वहाँ पे एक वेल्थ क्रिएट करी जाए। तो पहले आपने सेक्टर चुना, फिर उस सेक्टर की कंपनियां देखी, फिर वो कंपनियों में आपने देखा कि 500 करोड़ से कम हो। और क्या नहीं, फैक्टर? 500 से कम ना हो, 500 500 से से 15। ऊपर हो, 10,000 करोड़, हाँ, 15,000 10,000 करोड़ पर। से नीचे हो। हाँ। और क्या फैक्टर फिर लगाते हैं, क्या अप्लाई करते हैं उस पर? उसके बाद मैं एक चीज़ देखता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मुझे लगता है कि कुंडली होती है किसी कंपनी की। बिकॉज़ अगर प्रमोटर ही बेच रहा है, डीआईएस बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, तो मतलब ये स्मार्ट मनी है। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, तो सबसे पहले पब्लिक को नहीं पता चलेगा। उन्हें पता चलेगा कि जिनके पास स्मार्ट मनी है। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या स्मार्ट मनी उसके अंदर फ्लो इन हो रहा है? क्या प्रमोटर ने अपना स्टेक कहीं बेचा तो नहीं है? क्या एफआईएस, डीआईएस खरीद रहे हैं? अगर ये चीज़ें मुझे दिखती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। फिर मुझे ये लगता है कि यार, इसके अंदर 10,000 नहीं, इसके अंदर 30,000 रुपए डालते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करते हो एक कंपनी में इस तरीके की जो ढूंढते हो? अ, कोई एक लिमिट बना रखी, 10,000, 50,000, 1 मैं लाख, करीब 50,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। किसी में 1.5 लाख भी होता है, किसी में 30,000 रुपये भी होता है। क्योंकि काफ़ी कंपनी एसएमईज़ होती हैं, जिनके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1.5 लाख रुपए करना पड़ेगा, तो ऐसा भी होता है। आप एसएमईज कंपनी में भी हाँ, इन्वेस्ट करते हो, एसएमईज़। माइक्रो कैप्स में? हाँ, हाँ, एसएमईज़ वहाँ में। भी यही नियम फॉलो होता है हाँ, हाँ, कि पहले हमने इंडस्ट्री देखी, हाँ, फिर ये देखा और फाइनली करा। हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए हम तीसरे अगर हिस्से में पहुँचे हैं और आपको लगता है आप किसी को आज अपनी जर्नी शुरू करनी है, आज मान लो वो रोचित से प्रभावित हो गया कि भाई मेरी भी उम्र उतनी है जितनी रोचित की है, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ जैसा रोचित सोचते हैं। तो अगर उसे आज अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो रोचित क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी भूलों से क्या सीखा, या क्या आपको लगता है यार ये चीज़ ऐसी है कि ठीक है मेरे पास कैपिटल नहीं है, अगर तुम्हारे पास कैपिटल हो भाई तुम कर लो इसको ऐसा? ठीक है। तो अगर कोई नया इंसान आना चाहता है, मुझसे इंस्पायर हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इससे बहुत दूर रहो। बिकॉज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, अब लोग मानेंगे नहीं, बट गैम्बलिंग से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे लोग चार्ट लगा लेते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े ट्रेडर हो गए। बट आप लड़ किससे रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हो, जिनके पास आपसे पहले ऑर्डर डालने की कैपेबिलिटी है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट टैलेंट है। अगर आईआईटियंस को कोई हायर कर सकता है सबसे ज़्यादा सैलरी देके, तो वो फाइनेंशियल फर्म्स हैं। तो स्मार्ट मनी भी है, उनके पास स्मार्ट लोग भी हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी है,
प्लस उनके पास इंफॉर्मेशन का एडवांटेज है। आपके पास इंफॉर्मेशन तब आएगी जब आपके पास एक आर्टिकल आएगा, आपके पास पॉपअप आएगा, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाएगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के पास आती है, कंपनी रिजल्ट अपना अनाउंस करती है, सबसे पहले एक्सचेंज के पास आता है, एक्सचेंज से फिर वो न्यूज़ आर्टिकल तक आता है जिसमें 15 मिनट लगते हैं। उनके पास वो पूरा एज है कि जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत एनालाइज होके विद इन मिली सेकेंड्स, उनके पास इतनी एडवांस टेक है, अब तो AI यूज़ करते हैं, विद इन मिली सेकेंड्स उनको पता होगा अच्छा है खराब है, उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो हर तरीके से उनके पास एज है, एंड अगर आप उनसे लड़ने जाओगे 100% आप हारोगे। एंड एक सच मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्रा ट्रेडिंग आपको बताया जाएगा कि उसमें पैसा बनता है, आपको एक माहौल दिखाया जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगा कि इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, लोग भी आपको बोलेंगे ट्रेडिंग करो। बट एक तरीके से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैसा बना रहे हैं। मैं आपको एक डेटा के साथ अपनी बात को सपोर्ट करूँगा। सेबी ये कहता है कि करीब 1% ट्रेडर हैं जो साल का 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, साल का 1 लाख से ज़्यादा। 99% उसमें से 93% लॉस में है, कुछ प्रॉफिटेबल हैं, बट सिर्फ 1% 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। 3 कंपनीज का डेटा बताता हूँ आपको, जीरोधा, अपस्टॉक, सुकरो। एक साल का जो रेवेन्यू है दैट इज़ 15,000 करोड़ रुपीज़। जो 20 रुपये का ऑर्डर आपसे चार्ज करते हैं, 15,000 करोड़ रुपये कमा लिए। और आप वो समझिए वो ट्रेडर से ही कमा रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टर के लिए ब्रोकरेज जीरो है। मैं अगर ट्रेड लेने जाता हूँ तो मुझे जीरोधा को कुछ नहीं देना है, वहाँ पे उन्होंने जीरो बोला हुआ है। तो 15,000 करोड़ रुपये कहाँ से कमाए? ट्रेडर से कमाए। अब चलिए ये तो कंपनी हो गई। NSE BSE 2 एक्सचेंज इंडिया के अंदर, जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाते हो तो आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं। इनका प्रॉफिट FI 2025-24 का बता रहा हूँ, दैट इज़ 8,000 करोड़ नेट प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। अब ये तो चलो कंपनीज हो गई, मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ। जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो तो आप 10 रुपये का शेयर खरीदो, 100 रुपये का शेयर खरीदो, दिन में 10 बार खरीदो चाहे एक बार खरीदो, वो है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। एक साल के अंदर गवर्नमेंट का कलेक्शन है 49,000 करोड़। तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो, जो कमा भी रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं? 1 लाख से ज़्यादा। जो लूज़ कर रहे हैं वो सारा कंपनीज ये लोग कमा रहे हैं। बिकॉज ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो वो ज़ीरो सम गेम है। अगर 5 लोग यहाँ पे ताश लेके बैठेंगे तो पैसा वही बनाएगा जब सामने वाला लूज़ करेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज ज़ीरो सम गेम। मैंने आज लूज़ करा है तो किसी और ने कमाया होगा, मैंने आज कमाया तो किसी ने लूज़ करा होगा। बट अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होती है, एक एसेट बिल्ड होता है, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ती है। रोचित की ये बात थोड़ी सी गौर करने लायक, रेखांकित करने लायक है। मुझे लगता है कि अगर 1% लोग कमा रहे हैं, बाकी गवा रहे हैं, उन 1% में भी 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले कितने हैं वो आप देखिए। लेकिन इसके सामने जो एक्सचेंज हैं, जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जो सरकार का बजट है, वो बढ़ रहा है। ये बढ़ने के पीछे अगर वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है तो ये इंट्राडे जो शेयर हाथ बदल रहे हैं उनसे हो रही है। स्कैम का नाम दे दिया है रोचित ने अपनी समझ से। उस रोचित को लगता है एक तरीके से स्कैम चल रहा है कि भाई ठीक है, सेबी जब ये कह रहा है कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? सरकार को क्या लगता है, आपको सरकार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ट्रेडिंग लोग इसलिए करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग का एडिक्शन लोगों में वहाँ होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी होती है। एक अमीर इंसान कभी भी गैम्बलिंग एडिक्शन नहीं होता है उसको, बिकॉज उसके पास एक कैपिटल है, उसके पास तरीके हैं पैसा कमाने के। बट जहाँ जहाँ देखा गया कि जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे लोग गैम्बलिंग के लिए, जो एक टिकट आता है, गैम्बलिंग टिकट बिकता है, सबसे ज़्यादा सेल वहाँ पे होती है जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ट्रेडिंग में मुझे लगता है एक लोगों के लिए गेट रिच क्विक स्कीम लगता है कि भाई 5,000 रुपये का ऑप्शन बाय करेंगे, 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो ये एक एडिक्शन है, एंड एक लोगों को लगता है कि हम इससे निकल सकते हैं। कुछ लोग निकलते भी हैं बट मेजॉरिटी लोग नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। चलिए रोचित, एक दो सवाल आप और बताइए कि जैसे आप जब रिसर्च एनालिस्ट को देखते हैं, बड़े बड़े लोग जो पढ़ाई करके आते हैं, अपनी रिसर्च रिपोर्ट और ये सब करते हैं, कहाँ आप खुद को पाते हैं? 20 साल की उम्र, बहुत छोटे से सर्टिफिकेशन, बहुत छोटी सी कैपिटल बनाई है, कुछ एक कंपनियों को रिसर्च करने का एक तरीका ढूंढा है। जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं? कैसे अपने आप को आंकते मुझे हैं? लगता है कि अभी तो बस जर्नी स्टार्ट हुई है। मतलब अगर आप 1 साल बाद मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे तो मैं अपनी ही चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। तो हर साल मैं मेरा व्यू सीख रहा हूँ, मेरा व्यू बदल रहा है। एंड मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में ही अपने अगले 10 साल या 15 साल
स्पेंड करना चाहता हूँ मिनिमम। एंड इसमें जितनी मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, फिर चाहे वो अभी कंटेंट क्रिएशन से हो, फिर चाहे वो कल को पीएमएस से हो, या किसी भी चीज़ से हो, किसी भी माध्यम से हो, इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो वो मैं करना चाहूँगा। करना चाहेंगे। चलिए आखिरी सवाल, रैपिड फायर राउंड के जो 5 सवाल हमारे होते हैं। पहला सवाल, एक स्टॉक या एक ट्रेड या एक इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने सबसे बड़ा मुनाफा किया। टाटा मोटर्स 80,000 रुपये का प्रॉफिट करा था, 120 पे खरीदा था, 280 पे बेचा था, बट फिर वो टाटा मोटर्स 1200 तक गया। ठीक, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000 रुपये का 80,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट गिल्ट भी है वो कि 280 पे टाटा मोटर बेच दिया। एक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ हो? मुझे शेयर याद नहीं है, बट वो मैंने न्यूज़ चैनल देख के खरीदा था। मैं एंकर ने बोला था कि भाई ये शेयर खरीदिए बढ़ेगा, और मैंने वो खरीदा, वो गिर गया, तो करीब 1300 या 1500 रुपये का लॉस हुआ था उस शेयर। बस हाँ, सबसे बड़ा लॉस मेरा वही इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर? इन्वेस्टमेंट के अंदर तो मैंने काफ़ी लॉसेस बुक करे हैं, किसी में 30,000, किसी में 40,000, अगर कोई शेयर नहीं चलता है तो। जो सबसे बड़ा है वो कितना? वो करीब है 70,000 रुपये का। 70,000 का सबसे बड़ा लॉस है, और सबसे बड़ा प्रॉफिट 80,000 रुपये। 80,000 का सबसे बड़ा प्रॉफिट। हाँ। तो जो आप अपनी ब्राइटकॉम वाली स्टडी बताते हैं वो अच्छा, वो हाँ, वो तो 11 लाख रुपए का है। मैं 11 लाख का सबसे बड़ा हाँ प्रॉफिट है हाँ, इन्वेस्टिंग एक ट्रेड में। आपने ट्रेड बोला ना, वो नहीं, एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट। और एक इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा लॉस? इन्वेस्टमेंट में 70,000 रुपये। 70,000 का सबसे इन्वेस्टमेंट बड़ा अमाउंट ही मेरा 1 लाख है, ज़्यादा मैं करता हूँ, तो कोई शेयर 70% भी गिर गया तब भी मेरा 70,000 ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। ऑप्शन फ्यूचर में काम करते हैं? ऑप्शन फ्यूचर का भी नहीं। मेरा इंट्राडे में लॉस हो गया, तो मुझे लगता है ऑप्शन फ्यूचर तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्रिप्टो में काम करते हैं? क्रिप्टो में काम करता हूँ। कितनी कैपिटल लगा रखी क्रिप्टो में? क्रिप्टो में मैंने 2 लाख रुपए 2022 में इन्वेस्ट करे थे। पहले मैं नहीं करता था, मैं शेयर स्टॉक मार्केट करता था। फिर मैंने एक बार सोचा कि अगर मैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो 2 चीज़ें होंगी, या तो यहाँ से ये 100 गुना हो जाएगा, या तो ज़ीरो हो जाएगा। रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, अगर ज़ीरो भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उतना पैसा लगाते हैं जो ज़ीरो हो जाने पे फ़र्क ना पड़े। तो मैंने 2 लाख रुपए करीब 2022 के अंदर इन्वेस्ट करे थे। 3 महीने बाद वो हो गया था 1,20,000 रुपये, क्योंकि 40,000 पे इन्वेस्ट करा था बिटकॉइन, वो 25,000 पे आ गया। एंड अब वो है 6 लाख के करीब है। किसी दिन 6 लाख होता है, किसी दिन 4.5 लाख हो जाता है, किसी दिन 7 हो जाता है, बहुत वॉलेटाइल है वो। बहुत वॉलेटाइल है। चलिए, एक आखिरी कोई आपको लगता हो कि कोई मैसेज जो आपको लगता हो कि आप देना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म से? मैं अल्टीमेटली ये बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा इनएक्टिविटी में बनता है, एक्टिविटी में नहीं। तो आप ट्राई इन्वेस्टमेंट करिए, कीजिए, हाँ, ट्रेड मत कीजिए। इनएक्टिविटी करिए। अगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा हो 3 साल के अंदर आपको लॉस हो, किसी भी पॉइंट पे आपने निफ्टी में इन्वेस्ट करा हो, 2008 के टॉप पे इन्वेस्ट करा होता, तब भी आप 3 साल के अंदर प्रॉफिटेबल होते। तो रोचित की पूरी बात से आप इतना समझिए, स्टोरी इंस्पायरिंग है, और रोचित की पूरी बात से आप इतना समझिए कि ट्रेड मत कीजिए, लंबे समय में इन्वेस्ट कीजिए, छोटी पूंजी से भी बड़ा पैसा बन सकता है। कंपनियां अच्छी चुनिए, उनका जो तरीका है वो ये है कि बड़े इंडस्ट्री के बाद आप अपना छानबीन करिए। छोटी कंपनी चुनने का फ़ायदा ये है कि वो बड़ी हो सकती है। बहुत बड़े लोग बहुत बड़े होने में समय लगा सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। छोटी में लेकिन रिस्क उतना ही है, वो बंद भी हो सकती है। तो जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लगता है, ट्रेड उस पैसे से करिए या उन कंपनियों में वो पैसा लगाइए जो दरअसल आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई नहीं भी रहेगा तो चलेगा। हर जगह आज हाथ आजमाते हैं रोचित, क्रिप्टो में भी पैर फंसा रखा है, माइक्रो कैप भी उठाते हैं, एसएमई कंपनियों को भी उठाते हैं, लार्ज कैप में भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड से लार्ज कैप में भी पैसा लगाते हैं। रोचित जैसे और लोगों को मैं लाऊंगा, शुभ लाभ शो में आपसे मिलवाऊंगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए रोचित, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों का भी शुक्रिया देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ आता हूँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।